हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी जनरल साइंस का पार्ट नंबर 31, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा सामान्य विज्ञान का भाग नंबर 31। इससे पहले दोस्तों आपको 30 भाग कराए जा चुके हैं, जहाँ पर आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे, और आज भी यहाँ पर आप खास क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो बार बार पूछे गए हैं और जिनकी बहुत बहुत पूछे जाने की संभावनाएँ हैं। तो आराम से आप टॉपिक को देखें शुरू से लेकर आखिर तक, और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, आप सारे क्वेश्चनों को लगातार नोट करते रहेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिखता है आपको यहाँ पे, निम्न में से कौन गर्म अथवा ठंडा होने में अधिक समय लेगा। यानी कि आपको पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स लॉन्ग टाइम टू हॉट एंड कूल। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है सबस्टेंस टू टेक लॉन्ग टाइम बीइंग टू हॉट और कूल। यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखिए ऐसा वाला सबस्टेंस कौन सा वाला होगा, वो आपका सबस्टेंस होगा दोस्तों जिसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी। यानी कि आप यहाँ पर कह देंगे जिसकी दोस्तों यहाँ पे हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी, यानी कि हायर होगी दोस्तों, वही आपका ज़्यादा टाइम लेगा यहाँ पर कंडक्ट होने में, यानी कि गर्म होने में ज़्यादा टाइम लेगा, और वैसे ही दोस्तों कूल होने में भी ज़्यादा टाइम लेगा। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों जो गुड एब्जॉर्बर होते हैं, यानी कि जो अच्छे अवशोषक होते हैं, वो आपके गुड एमिटर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर आपको दिया गया है, कॉपर दिया है, एक गोल्ड दिया है, और आपको आयरन दिया है, और आपको इस्पात यानी कि स्टील दिया है। इनमें से दोस्तों जो कॉपर आपको दिखता है, कॉपर क्या है, कॉपर एक दोस्तों अच्छा कंडक्टर होता है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, और साथ में इसकी हीट कैपेसिटी दोस्तों सर्वाधिक होती है इनमें से। तो यहाँ पर आप कह देंगे जो कॉपर होगा दोस्तों वो आपका ज़्यादा टाइम लेगा गर्म होने में और ज़्यादा टाइम लेगा ठंडा होने में। इसीलिए दोस्तों कॉपर का खास तौर पे यूज़ किया जाता है थर्मल कंडक्टिविटी के लिए खास तौर पे, क्योंकि इसमें दोस्तों एक प्रकार से हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो आप ए में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न किसके एकत्र हो जाने से मांसपेशियों में दर्द होता है। यानी कि आपको बताना है कॉज ऑफ पेन इन मसल्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो मसल पेन होता है, मसल पेन ये किसके डिपोजिशन से होता है आपको बताना है, डिपोजिशन यानी किसके दोस्तों एकत्र होने से होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपने देखा होगा यदि एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि आप वहाँ पर ज़्यादा दोस्तों कभी व्यायाम करते हैं अचानक, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई सडनली कोई एक्शन किया, कोई आपने सडन एक्शन किया दोस्तों, तो उसमें क्या होता है बॉडी को वहाँ पे एनर्जी चाहिए होती है। यदि आप सर्टेनली वहाँ पर अचानक करेंगे दोस्तों, सडनली करेंगे, तो वहाँ पर अचानक ही ऊर्जा चाहिए होगी, और ऊर्जा के लिए आप जानते हैं ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन होना ज़रूरी होता है। यानी कि ग्लूकोज का वहाँ पर दोस्तों डिकम्पोजिशन होना होता है जिससे आपको ऊर्जा मिलती है, और ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन दोस्तों O2 की प्रेजेंस में होता है, यानी कि वहाँ पर ऑक्सीजन आपको चाहिए होती है। यदि आप दोस्तों अचानक करेंगे या फिर आप वहाँ पे जल्दबाजी में करते हैं, तो उससे क्या होता है वहाँ पर प्रॉपर O2 नहीं मिल पाती है, क्योंकि आप वहाँ पर प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं कर पाते, और उससे दोस्तों आपको प्रॉपर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिल पाती। तो इससे क्या होता है दोस्तों, जो ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन होता है वो आपका O2 की एब्सेंस में होता है, यानी कि एब्सेंस ऑफ O2 कह देंगे। तो ऐसे केस में क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर एक प्रकार का एसिड डिपोजिट होता है, यानी कि लैक्टिक एसिड दोस्तों वहाँ पे बनता है। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों लैक्टिक एसिड के डिपॉजिट हो जाने से मसल में पेन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपको बी वाला दिखता है, तो आप बी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती हैं। यानी कि आपको बताना है आईसी चिप्स ऑफ कंप्यूटर आर मेड अप ऑफ। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो आईसी होती है, आईसी कहने का मतलब है दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट, यहाँ पर चिप आप इसको शॉर्ट में कहते हैं। यदि आप फुल फॉर्म देखें तो आपका इसका इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होता है दोस्तों, आप इसको शॉर्ट में कह देते हैं आईसी चिप। ये दोस्तों क्या होती है आपने देखा होगा, यदि आप देखें इंस्ट्रूमेंट में, यदि आप कंप्यूटर में या आप रेडियोज़ में देखें दोस्तों, पीछे से आपने देखा होगा आईसीज होती हैं कुछ इस प्रकार की, जहाँ पर क्या होता है दोस्तों एक प्रकार का सर्किट होता है। ये दोस्तों आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जो कि एक प्रकार से
एक स्मॉल पीस के ऊपर, जो कि दोस्तों एक सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर पीस के ऊपर दोस्तों ये लेमिनेट किया जाता है। यानी कि आप वहाँ पे देखेंगे दोस्तों एक प्रकार का सेमीकंडक्टर होता है, जो नीचे वाली प्लेट होती है, इसके ऊपर एक प्रकार से सर्किट बना होता है। तो ये दोस्तों आपका कौन सी वाली प्लेट होती है, ये खासतौर पर आपका सेमीकंडक्टर आपका सिलिकॉन होता है। यानी कि जो अर्धचालक होगा यहाँ पे वो दोस्तों खासतौर पे सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों सिलिकॉन से मिलकर बनी होती हैं। और आपने यहाँ पे देख लिया एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जो कि बहुत छोटा होता है, ताकि दोस्तों आप यहाँ पर पोर्टेबली चीज़ों को वहाँ पर अरेंज कर पाएँ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरकर दर्पण पर पड़ती है। यानी कि आपको बताना है एन इमेजनरी लाइन विच इज पासिस थ्रू फोकस एंड पोल एंड फॉल ऑन द मिरर एज। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि आप एक मिरर ले लें, आपने यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर को ले लिया। यदि आप दोस्तों यहाँ पे एक लाइन लें, यहाँ पर ये आपका कहलाता है सेंटर कर्वेचर, या फिर आप वक्रता केंद्र कहें। और यहाँ पर दोस्तों आपका बीच में होता है, यदि आप इसको सी मान लें, यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्तों क्या होती है, कर्वेचर रेडियस होती है, यानी कि वक्रता त्रिज्या होती है। और इसके आधे में दोस्तों यहाँ पर आपका होता है फोकस, फोकस या फिर आप मेन फोकस कह सकते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक कहलाती है फोकल लेंथ, यानी कि फोकस दूरी आप कहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये दोस्तों आपका यहाँ पर कहलाता है बीच में पोल, यानी कि जो आप परपेंडिकुलर देखते हैं दोस्तों, ये आपका पोल कहलाता है। आपने देखा होगा लेंस में यदि आप बीच में यदि आप लाइन डालते हैं तो ये आपका पोल होता है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो ये आपकी लाइन है, यानी कि जिस पर आप सारे पॉइंट को देखते हैं या फिर आप यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं दोस्तों, इसको आप कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस आप कहते हैं, यानी कि दोस्तों आप इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ पर यही पूछा गया है आपको। आप देखते हैं यहाँ पर सी और एफ से गुजरने के बाद में जो पोल से गुजरता है दोस्तों, इसको आप कहते हैं मुख्य फोकस। ऑप्शन नंबर आपका दिखता है सी वाला, तो आप सी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात से बनता है, यानी कि आपको बताना है सबस्टेंस फॉर्म्ड विद 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स विद अ सर्टेन रेशियो इज कॉल्ड। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यदि आप किसी सबस्टेंस को बनाते हैं विद सर्टेन रेशियो, यानी कि एक निश्चित अनुपात में दोस्तों आप 2 और मोर एलिमेंट्स को लेते हैं, तो इससे क्या बनता है दोस्तों, इससे हमेशा ही एक कंपाउंड बनता है, यानी कि एक दोस्तों यौगिक यहाँ पर फॉर्म्ड होता है। यहाँ पर आप एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं दोस्तों, यदि आप H2O को देखें, यहाँ पर आपको कम से कम 2 एलिमेंट मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको दोस्तों कम से कम 2 मिलेंगे और उससे ऊपर ही होंगे। जैसे आप NH3 को देखते हैं, यहाँ पे 1:3 के रेशियो में दोस्तों यहाँ पर आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंपोज दिखती है, तो इससे आपका एक कंपाउंड बनता है अमोनिया। तो इन्हीं को दोस्तों आप क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, यानी कि आप इनको कंपाउंड कह देंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको दिखता है बी वाला, तो आप बी वाले में टिक कर देंगे। यदि आप बात करें दोस्तों अनिश्चित अनुपात में यदि होंगे तो उसको आप मिश्रण कह देते हैं, यानी कि एलॉय कह देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखते हैं एयर को दोस्तों, तो एयर क्या हो जाएगी, एक प्रकार का मिक्सचर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सारी गैसें अलग अलग अनुपातों में मिली रहती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है, यानी आपको बताना है एसआई यूनिट ऑफ यंग्स इलास्टिक कांस्टेंट। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यंग्स इलास्टिक कांस्टेंट कहें या फिर आप कह सकते हैं इसको यंग्स मॉडुलस। ये क्या बताता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए पहले इससे पहले आपको समझना पड़ेगा जो इलास्टिसिटी होती है क्या होती है। इलास्टिसिटी यानी कि इसको आप प्रत्यास्थता कहते हैं, प्रत्यास्थता। ये दोस्तों एक प्रकार की मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक गुण होता है दोस्तों, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड।
यानी कि ठोसों का यांत्रिक गुण होता है प्रत्यास्थता। इसके तहत क्या होता है, आपने देखा होगा यदि आप किसी रबर को दोस्तों स्ट्रेच करें, यहाँ पर आपने कोई रबर लिया, यदि आप इसको स्ट्रेच करें तो छोड़ने के बाद में दोस्तों ये दोबारा से अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। या फिर आप रबर की गेंद को पचकाते हैं तो यही जो प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, यानी कि जब आप फोर्स को रिड्यूस करते हैं दोबारा से वस्तुएं अपनी ओरिजिन फॉर्म में या फिर आपके इनिशियल फॉर्म में दोस्तों आ जाती हैं, इसी को आप प्रत्यास्थता कहते हैं। तो इसी गुण को दोस्तों आप इलास्टिक प्रॉपर्टी कहते हैं, जो कि आपको सॉलिडों में खासतौर पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको बताना है एक प्रकार से जो आपका यंग्स मॉडुलस होता है, ये दोस्तों आपका यहाँ पर होता है इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी कि आप इसको कहते हैं प्रतिबल बट्टा यहाँ पर विकृति कहते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों, प्रतिबल क्या होता है, माना किसी ऑब्जेक्ट पर आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, मान लीजिए आपने यहाँ पे इस पर ऑब्जेक्ट पर दोस्तों F फोर्स अप्लाई किया और एरिया दोस्तों आपकी A थी, यानी कि A एरिया पर आपने F फोर्स को अप्लाई किया, तो जो आपका प्रतिबल होगा यानी जो आपका स्ट्रेस होगा दोस्तों ये आपका F अपॉन A होता है। और वैसे आप यदि विकृति की बात करें यानी स्ट्रेन की बात करें, मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट की लेंथ में या एरिया में या वॉल्यूम में चेंज कर दिया दोस्तों, तो जो आपका चेंज होता है, तो जो यहाँ पर डिफॉर्मेशन होता है, यानी कि जो आपका एक प्रकार से चेंज होगा दोस्तों उसी को आप विकृति कहते हैं। डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, माना आपने लेंथ में चेंज किया, पहले एल थी, मान लीजिए आपने यहाँ पे कैपिटल एल बना दी, यानी मान लीजिए आपका डेल्टा एल यहाँ पे अंतर होता है, तो यहाँ पे दोस्तों आप डेल्टा एल अपॉन एल को क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं, या डेल्टा वी अपॉन वी कह सकते हैं, या डेल्टा ए अपॉन ए कह सकते हैं। यदि आप इसका यूनिट देखेंगे दोस्तों, इनका आपको चूंकि इकाई पूछी गई है तो यूनिट क्या हो जाएगी दोस्तों, प्रतिबल बराबर आपने क्या देखा एफ अपॉन ए था, और ये आपका डेल्टा एल अपॉन एल मान लेंगे आप, यानी कि दोस्तों आपको मिलता है एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। तो यहाँ से आप मात्रक निकालिए, यहाँ से देखिए दोस्तों एफ का न्यूटन हो जाएगा और एल का दोस्तों ऊपर नीचे है मीटर, और यहाँ पर आपका एरिया का मीटर का स्क्वायर मीटर, ये दोस्तों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलता है न्यूटन बट्टा मीटर का स्क्वायर। तो यही दोस्तों यहाँ पर मात्रक होता है, ये आपका ऐसा ही मात्रक होता है, या फिर दोस्तों आप इसको पास्कल में भी कहते हैं, क्योंकि आप देखते हैं प्रेशर ही दोस्तों एक प्रकार से है, तो इसको आप पास्कल में या गीगा पास्कल में, गीगा पास्कल दोस्तों पास्कल का बड़ा मात्रक है, तो आप इसको गीगा पास्कल में भी मेजर करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जीव विज्ञान की किस शाखा में पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, यानी कि आपको बताना है स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट दैट डू इन विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। दोस्तों यहाँ पर आपको बायोलॉजी की वो ब्रांच बतानी है जहाँ पर आप इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं, इसको दोस्तों आप कहते हैं इकोलॉजी, यानी दोस्तों आप इसको क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिखता है सी वाला, तो आप यहाँ पे सी में टिक करेंगे। इकोलॉजी में दोस्तों आप खासतौर पे क्या देखते हैं, इसमें आप जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दोस्तों, उनका उनके इन्वायरमेंट के साथ में, यानी कि उनके पर्यावरण के साथ में या फिर आपके वातावरण के साथ में बिहेवियर जो होता है दोस्तों, उसको आप यहाँ पे स्टडी करते हैं। यहाँ पर जो इकोलॉजिस्ट होते हैं दोस्तों, ये लगातार ऑब्जर्व करते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी दोस्तों आपके जीव होते हैं, उनका वातावरण के साथ में दोस्तों कैसा बिहेवियर है, कैसा एक्शन है या कैसा एटीट्यूड है, ये आप यहाँ पर पढ़ते हैं। मेनली यहाँ पर आप इनका पढ़ते हैं अवेयरनेस और इनकी एक्शन और दोस्तों इनका एटीट्यूड, तो यही आप यहाँ पे इसके अंदर पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप कह देंगे सी वाला दोस्तों, इकोलॉजी यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तब तक कोई वस्तु गतिमान या विराम रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, यानी कि आपको बताना है व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इन देयर स्टेशनरी और मोमेंट पोजीशन अंटिल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन दैट। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कोई ऑब्जेक्ट यदि आप देखें, ये आपकी या तो स्टेशनरी रहेगी यानी कि विराम में रहेगी, या फिर दोस्तों यहाँ पे मोमेंट में रहेगी यानी गतिमान रहेगी। यहाँ पे कब तक रहेगी दोस्तों, जब तक इस पर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स
यानी कि बाह्य बल आरोपित नहीं करते हैं, यानी अप्लाई नहीं करते हैं। तो ये कौन सा वाला नियम है दोस्तों? यदि आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा, तो ये आपका न्यूटन का मोशन का फर्स्ट लॉ है, यानी कि प्रथम नियम है दोस्तों न्यूटन की गति का। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे ए वाला, न्यूटन्स लॉ। और ये दोस्तों क्या बताता है? एक प्रकार से ये वस्तुओं की जड़ता के बारे में बताता है, यानी कि उनकी जड़त्व के बारे में, या फिर आप कहें दोस्तों इनर्शिया के बारे में बताता है। यानी एक प्रकार से ये दोस्तों एक प्रकार से ऑब्जेक्ट की क्या होती है? इनर्शियल प्रॉपर्टी ही होती है, यानी कि जड़त्व का गुण ही होता है, जिसके कारण ये इस प्रकार का बिहेव करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आप इसको इनर्शिया लॉ भी कहते हैं, जो फर्स्ट लॉ होता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मोनाजाइट किसका अयस्क है? यानी आपको बताना है मोनाजाइट इज एन और ऑफ। जो मोनाजाइट होता है दोस्तों, यह एक प्रकार का रेडिश ब्राउन मिनरल होता है, यानी कि दोस्तों एक प्रकार का खनिज होता है, जो कि आपको अर्थ में दिखता है दोस्तों बहुत ही रेयर। यानी कि एक प्रकार से ये दोस्तों क्या है, जो रेयर एलिमेंट हैं उनका दोस्तों एक प्रकार से ये अयस्क होता है, यानी कि और होता है। इनके अंदर आते हैं दोस्तों मेनली आपका थोरियम आता है, थोरियम, और यहाँ पर आपका आता है लैंथेनम, और यहाँ पर दोस्तों आता है सीरियम। यानी कि इनका दोस्तों मुख्यतया ये और होता है, यानी कि अयस्क होता है। यानी दोस्तों यदि आपको इनको प्राप्त करना है तो आपको ये यहाँ पे मोनाजाइट से मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको दिखता है थोरियम, तो ऑप्शन नंबर आप ए वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सा तत्व ऑक्सीजन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता? यानी कि आपको बताना है विच एलिमेंट इज नॉट डू एनी रिएक्ट ऑन ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि आप देखें आयोडीन यहाँ पर आपको दिया गया है, जो कि आयोडीन और जो ब्रोमीन होते हैं दोस्तों, ये खास तौर पे ऑक्सीजन पर कोई रिएक्शन, नो रिएक्शन, यानी कोई रिएक्शन दोस्तों, या फिर आपके प्रतिक्रिया नहीं देते। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ड्यू टू दे हैव स्मॉलर रिड्यूसिंग पोटेंशियल देन ऑक्सीजन। क्योंकि दोस्तों इनके पास में जो आपकी रिड्यूसिंग पोटेंशियल होती है, रिड्यूसिंग पोटेंशियल क्या होती है दोस्तों? यह एक प्रकार की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस करने की, यानी कि इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस करने के बाद ही दोस्तों क्या हो पाएगा? O2 के साथ में रिएक्शन हो पाएगी। जबकि इनकी टेंडेंसी जो होती है दोस्तों O2 के कंपैरिजन में कम होती है, इसीलिए ये रिएक्शन नहीं कर पाते, यानी कि वहाँ पर रिड्यूस नहीं कर पाएंगी और वहाँ पर रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर आप कह देंगे ऑप्शन नंबर आपका डी वाला हो जाएगा। जबकि यदि आप ओजोन के साथ में देखें दोस्तों, तो ओजोन के साथ में यहाँ पे आई रिएक्शन करता है, यानी कि आयोडीन की रिएक्शन होती है, और यहाँ पर आपको मिलता है I4O9 + O2, यानी कि यहाँ पर आप देखते हैं रिएक्शन कर लेता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि बताइए कौन सा वाला जो ड्राई एलिमेंट होता है, या फिर आप कहें ड्राई एलोट्रोप होता है दोस्तों, आई के साथ में रिएक्शन करता है। तो ये आप कह देंगे, ये दोस्तों आपको आयोडीन का ऑक्साइड देता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच गैस यूज्ड इन ट्यूबलाइट इन जनरल। यानी कि आपको बताना है सामान्यतया जो ट्यूबलाइट होती हैं उनमें दोस्तों कौन सी वाली गैस का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों खास तौर पर आर्गन और मरकरी वेपर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो आपका मरकरी होती है और जो आर्गन होता है, आर्गन को दोस्तों आप आयनाइज फॉर्म में लेते हैं, यानी कि आयनीकृत करते हैं। और ये दोस्तों क्या करता है, जो मरकरी लिक्विड होता है उसको दोस्तों वेपराइज करता है, यानी कि वाष्पित करता है, और उससे दोस्तों क्या होता है, एक प्रकार से जो हीट एनर्जी है वो लाइट में कन्वर्ट होती है। यानी कि यहाँ पर आप देखते हैं कि जो ऊष्मा भी होती है दोस्तों वो भी लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा जो CFL होते हैं या फिर जो आपके दोस्तों ट्यूब लाइटें होती हैं वो ज़्यादा जलती हैं, यानी कम वोल्टेज में दोस्तों ज़्यादा वहाँ पे लाइट को देती हैं। तो यही आपका रीज़न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपको दिया आर्गन और मरकरी। और दोस्तों यहाँ पर देखिए नियॉन का इस्तेमाल भी होता है,
क्रिप्टॉन का भी होता है, जिनॉन का भी होता है, लेकिन खासतौर पर आपका आर्गन ही इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे देखिए जो नियॉन बल्ब होते हैं दोस्तों, या नियॉन लाइट होती हैं, उनका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? आपने देखा होगा दोस्तों, आपने शहरों में देखा होगा, दोस्तों खासतौर पर जो बैनर होते हैं वहाँ पर अलग अलग प्रकार की लाइटिंगें होती हैं, डिज़ाइनें होती हैं अलग अलग प्रकार की, तो वो दोस्तों खासतौर पे नियॉन लाइटें ही होती हैं, यानी कि वहाँ पर नियॉन गैस का ही इस्तेमाल खासतौर पे किया जाता है। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ए वाले में। तो यहाँ तक दोस्तों आप क्वेश्चन को तैयार कर लें। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको लगातार बताते रहेंगे दोस्तों, हमारे साथ ही बने रहेगा। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।